कल हमने बात किया था आर्टिकल 55 तक। तो 55 में था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था उसकी जो रीति है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसकी जो रीति थी वहां पे हमने कल बताया था, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। वहां पे जो रीति थी, रीत में मैंने एक पहला वर्ड बोला था आनुपातिक तरीके से होता है, दूसरा आपका होता है एकल संक्रमणी, और थर्ड जो पॉइंट था वहां पे गुप्त मतदान। यहां पर काउंटिंग एक से अधिक बार हो सकती है कि अगर पहली जो वरीयता है उसको किसी भी व्यक्ति ने अगर 50% से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति नहीं हासिल कर पाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं कि दोबारा हम करते हैं जिस व्यक्ति को दोबारा वाली जो वरीयता होती है, जो सेकंड पोजीशन, जो सेकंड वरीयता होती है वो ज्यादा मिलता है, तो उनका दोनों का जो हम टोटल करते हैं उसमें अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार अगर 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए जो है निर्वाचित किया जाता है। तो चलिए यहां से हम समझते हैं। एक बात वहां पे रह गई थी, गुप्त मतदान। देखिए गुप्त मतदान क्या होता है इसको अब थोड़ा सा समझिए। जैसे मैंने कल एक बात बताई थी कि जब वहां पर बैलेट पेपर, जो बैलेट पेपर होता है जिस पर आप चुनाव कराते हैं, इस पे वहां पर 2 कॉलम होते हैं। पहला जो कॉलम होता है आपका, उसमें कैंडिडेट का जो है नाम होता है, उम्मीदवार का क्या होता है, नाम होता है। दूसरा वाला क्या होता है कि एक कॉलम जो होता है वो खाली होता है, उस पर आप क्या करते हैं, उस पर क्रम आप डालते हैं। तो A, B, C और D। कल मैंने बताया था कि मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार हैं, A, B, C, D। अब यहां पर क्या होता है कि हम जब करते हैं तो वरीयता का जो क्रम हम लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और लिखते हैं कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। मान के चलिए कि मैंने A को पहली वरीयता दी, B को दूसरी वरीयता दी। यानी पहला मान लीजिए कोई यक्ष निर्वाचक है, इसने A को पहली वरीयता दी, B को दूसरी वरीयता दी, C को तीसरी वरीयता दी, D को कौन सी, चौथी वरीयता दी। दूसरा वाला आता है Y आता है। Y ने हो सकता है, Y हो सकता है कि A को उसने तीसरी वरीयता दिया हो, B को पहली दिया हो, इसको दूसरी, और D को उसने कौन सी वरीयता दिया, चौथी वरीयता दी। अब आप यहां से एक चीज समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलिए कि व्यक्ति निःशक्त हो या व्यक्ति जो है क्या कहते हैं दिव्यांग हो, जो लिखना, जिसपे मान लीजिए हाथ ना हो लिखने के लिए, तो वो कैसे इस पर लिखेगा, अंकित करेगा। तो अब अगर यहाँ पर गुप्त मतदान एक वर्ड यूज किया गया है, अगर वो अपना किसी को हेल्पर ले, वो कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि हमें एक आदमी दे दीजिए, हम एक आदमी के हेल्प से हम मतदान को करेंगे। तो अब आप एक आदमी के हेल्प से जब मतदान करने जाएंगे तो उस आदमी को पता चल गया कि आपने किसको मतदान दिया। तो वहां से एक चीज ये क्लियर होती है कि आपका जो मतदान था वो गुप्त तो रह ही नहीं गया, यानी आपने दूसरे को बता दिया। तो यहाँ पे इस तरह का भी जो वोट होगा वो भी कैंसिल माना जाएगा। तो अब बड़ी समस्या ये होगी कि सर आप ये कहेंगे कि जब किसी को जो दिव्यांग है या जो पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है, जिसको 1 2 3 4 5 नहीं आता, मान लीजिए 100 कैंडिडेट खड़े हों, 1 2 3 4 5 6 100 तक उसको देना हो, प्रेफरेंस देना हो, तो उसको गिनती ही ना आती हो। अब है बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अंगूठा छाप है, तब वहां पे बड़ी समस्या आती है। तो उस समस्या का निदान वहां पे क्या कंडीशन हो सकती है कि कैसे उनकी फिर वोटिंग हो। तो वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो चुनाव में आरओ होते हैं, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं, ये जो निर्वाचक होगा, ये जो निर्वाचक होता है, ये इसकी हेल्प ले सकता है। यानी जो वोट डालने गया है, जो निरक्षर है, उसको जो वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो वहां पर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, वो क्या करेगा, वो उनकी क्या कर सकता है, उनकी हेल्प करेगा। यानी उसके हेल्प से, आरओ की हेल्प से ये लोग अपना मतदान देंगे, जिससे इनका मतदान क्या हो, गुप्त हो। क्लियर है बात यहाँ से। दूसरी चीज अगर हम यहाँ से बात करें कि आरओ ने इनका यहाँ से किया, तो अब अगर आपसे एक क्वेश्चन डीप में पूछ सकता है कि बताइए आरओ कौन बन सकते हैं, आरओ कौन बन सकते हैं। तो आरओ बनना, जैसे मान लीजिए यहाँ तो आपके आरओ के लिए क्या होता है कि आयोग के कर्मचारी या और जगह के कर्मचारियों को आरओ बना दिया जाता है, और जो यहाँ पे अपने जो राज्य निर्वाचन आयोग के होते हैं। लेकिन इस राष्ट्रपति के चुनाव में जो महासचिव होते हैं लोकसभा के, उन्हीं को आरओ बनाया जाता है इसमें। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो सकता है कि जो आरओ होते हैं ये महासचिव होते हैं लोकसभा के।
क्लियर है बात यहाँ से? तो यहाँ से ये बातचीत हुई कौन सा, अनुपातिक, यानी सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, नेतृत्व है, वो बराबर होना चाहिए। दूसरी बात एकल संक्रमणी, मैंने बता दिया था इस तरह से एकल संक्रमणी का जो प्रोसेस होता है, इस चीज को बहुत कम लोगों को क्लियर होता है। एकल संक्रमणी क्या है इसमें, यानी आप प्रेफरेबल, यानी आप एक क्या कर रहे हैं, एक प्रेफरेंस ऑर्डर दे रहे हैं, वरीयता क्रम दे रहे हैं। और थर्ड जो पॉइंट है आपका गुप्त मतदान है, वो रिटर्निंग ऑफिसर, सॉरी जो आपका आरओ है, उसी की आप हेल्प से आप मतदान को कर सकते हैं। बातें क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे, यहाँ से आर्टिकल 56 में बात करेंगे। आर्टिकल 56 ये है कि राष्ट्रपति अगर चुन लिया जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होगा, कितना कार्यकाल होगा उसको आप समझिए। तो इसका जो कार्यकाल होता है, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा, यानी शपथ जिस दिन लेता है, यानी पद को अपने ग्रहण करता है, उस डेट से, जिस दिन चुनाव जीता उस दिन से नहीं, जिस दिन से उसने शपथ ली यानी पद ग्रहण किया, उस दिन से 5 वर्ष, कितने वर्ष, 5 वर्ष। और ये इसका क्या होता है कि 5 वर्ष पूरा होने के 60 दिन पहले ही इनको ये नोटिस दिया जाता है। चुनाव आयोग क्या करता है कि दूसरा चुनाव, क्योंकि यानी संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जब अपने 5 साल के कार्यकाल में रहता है तो उसके पहले ही चुनाव करा लिया जाना चाहिए, यानी 5 साल के भीतर ही चुनाव करा लिया जाना चाहिए, 5 साल से बाद नहीं। क्योंकि अगर 5 साल के बाद कराएंगे तो यहाँ पर जो शासन का है उसमें शासन में गैप हो जाएगा। तो शासन के गैप को जो है, आपका जो शासन के बीच में गैप हो जाएगा 5 साल के बाद, अगर मान लीजिए नहीं चुना हुआ तो अब मान लीजिए राष्ट्रपति तो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब अगले महीने पता लगा कि इलेक्शन हुआ नहीं है तो कोई राष्ट्रपति नहीं, लेकिन उसका भी प्रावधान है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आप बने रहेंगे। लेकिन एक चीज और है, आप ये कंडीशन 6 महीने के लिए है कि किसी भी हालत में 6 महीने से ज्यादा शासन का अंतराल नहीं हो सकता। यानी एक राष्ट्रपति जिस दिन उसका 5 साल पूरा होगा उसके 6 महीने बाद, उसके कितने महीने बाद, 6 महीने के अंदर उसके अंदर ही आपको इलेक्शन कराना होगा। तो देखिए यहाँ से 5 साल इनकी जो जनरली जो आपका संविधान में लिखा है कि इनका जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। क्लियर है बात इसमें? अब देखिए इसमें ये कंडीशन भी हो सकती है कि 5 साल से पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है और 5 साल के बाद भी इनका कार्यकाल हो सकता है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा यहाँ से कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल के पहले और 5 साल के क्या हो सकता है, बाद भी हो सकता है। तो पहले कब समाप्त हो सकता है उसकी कुछ कंडीशन है। तो देखिए कंडीशन पहली क्या है, हो सकता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, आकस्मिक कंडीशन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। दूसरी चीज क्या है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे स्वेच्छा से, 5 साल के पहले हो सकता है, 2 साल में होता त्याग पत्र दे दे, बीमारी से या जो भी उसमें सारे इशू आते हैं, बीमारी हो सकती है, जो भी हो उनका वो पर्सनल रीजन के कारण दे सकते हैं। अगला चीज यहाँ से है महाभियोग जो प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है इसमें? तो महाभियोग आपका अभी मैं पढ़ाऊंगा, आगे है इसमें, तो 2 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो महाभियोग की जो चर्चा की है, अगर पूछेगा कि महाभियोग की सबसे पहले चर्चा कहाँ पे हुई है तो आप कहेंगे आर्टिकल 56(1) में किया गया है। क्लियर है बात यहाँ से? यानी आपसे कोई ये पूछेगा कि महाभियोग की चर्चा किसमें है तो आप ये कहेंगे 56 में इसकी चर्चा किया गया और इसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपका 61 में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी प्रक्रिया है वो आपकी किसमें है, 61 में। तो दोनों में अंतर है। अगर ये कहा जाए कि महाभियोग की चर्चा तो आप कहेंगे कि 56 में है। और अगर आपसे ये कोई पूछता है कि प्रोसेस, जो महाभियोग का जो प्रोसेस है, मैं बताऊंगा प्रोसेस उसका क्या है, एकदम क्लियर प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे उसको चीजों को वहां पर महाभियोग में कैसे लाया जाता है, सारी चीजों को एकदम क्लियर बताऊंगा। पहले आप यहाँ से ये समझिए कि जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अगर आपसे इतना बस केवल पूछता है कि महाभियोग की चर्चा, तो आप बताएंगे 56 में, लेकिन प्रक्रिया अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 61 में है। अब देखिए कि यानी पहला कंडीशन ये हो सकती है कि पहले वाली की हो सकता है कि राष्ट्रपति 2 साल जैसे ही उसने कार्यकाल पूरा किया उसकी मृत्यु हो सकती है, दूसरा त्याग पत्र दे सकता है, तीसरी कंडीशन महाभियोग, चौथा अन्य कारण। मान लीजिए चुनाव रद्द हो जाए, चुनाव रद्द होने के क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है कि जो उसकी कंडीशन अभी 58 में, आर्टिकल 58 में बताया गया है कि उसकी जो योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, हो सकता है कि बाद में पता चलता है कि उसकी जो योग्यताएं थी राष्ट्रपति बनने लायक थी नहीं, और उसने अपनी जो है क्या कहते हैं अयोग्यता को छिपाकर, जैसे मान लीजिए वो इसमें राष्ट्रपति के बनने के लिए उम्र 35 साल की चाहिए,
अब वो पता लगा कि 40 साल का हो, ठीक है, मतलब 34 साल का हो, और वो कहीं से बनवा के आए फर्जी मार्कशीट या कुछ लगा दे कि 35 साल के हम हो गए हैं, और फर्जी तरीके से उसने चुनाव जीत लिया, और फर्जी तरह से चुनाव जीत कर वो 2 साल मान लीजिए राष्ट्रपति रहा है। तो 2 साल अगर वो राष्ट्रपति रहा है तो आप यहां से समझ लीजिए कि 2 साल बाद अगर ये पता था तो चुनाव कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अब फिर यहां से समझ लीजिए कि 2 साल बाद पता नहीं, ये चीजें अगर कोई चुनाव में गड़बड़ी हो रही है तो उसको आपको 30 दिन के अंदर, 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 30 दिन के अंदर, चुनाव में गड़बड़ी को 30 दिन के अंदर आपको निपटाना है। चुनाव से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप उसको 30 दिन में आप शिकायत कर सकते हैं। अगर उसके बाद इन केस मान लीजिए महाभियोग द्वारा उसको हटाया जाता है या किसी भी प्रकरण से, तो महाभियोग उसको तब लगाया जाता है जब वो क्या करता है कि संविधान का वो उल्लंघन करता है, यानी जो विधि दी हुई है संविधान में उसको वो नहीं मान रहा है। तो अब आप यहां से एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए उसको 2 साल बाद महाभियोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझिए कि अगर उसको महाभियोग 2 साल बाद लगाया जा रहा है, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। मान लीजिए वो 2020 में राष्ट्रपति बना और 2020 में उसको हटा दिया गया, 22 में हटा दिया गया, तो अगर इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि उसके द्वारा 2 साल में हो सकता है उसने बहुत सारे समझौते किए हों, किसी को फांसी दिया हो या और बहुत सारी चीजें होंगी, तो क्या उसके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उसको वैध माना जाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन बनेगा कि उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं। अब ये बताइए कि जिसको उसने फांसी के लिए, जैसे मान लीजिए कि क्षमा याचना आई थी, उसने मना कर दिया, कहा फांसी इसको दे दो, अब 2 साल बाद वो राष्ट्रपति ही नहीं रह गया, तो क्या इसको वापस लिया जा सकता है क्या? तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसने काम किए हैं क्या उसको कैंसिल किया जाएगा क्या? तो आपका आंसर आएगा कि नहीं, उसके द्वारा जितने भी उस टाइम में किए गए काम होंगे सब वैलिड होंगे, सब वैध होंगे। उसका रीजन है, आपको आर्टिकल 53 में और 70 आप पढ़ेंगे, जब 5 पढ़ेंगे और भी आपका है उस पे कि 78 भी है उस पे, वहां पे मैं बताऊंगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति गलत हो सकता है लेकिन पूरा मंत्रिपरिषद गलत नहीं हो सकता। यानी राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना गई होगी, उसने मंत्रिपरिषद को दिया होगा, तो मंत्रिपरिषद ने पढ़ा होगा सारी चीजों, सब लोगों ने डिसीजन लेकर राष्ट्रपति को भी सलाह दिया होगा, राष्ट्रपति अपना भी विवेक यूज किया होगा, उसके बाद आपको डिसीजन दिया। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरा सिस्टम तो गलत नहीं हो सकता, इसलिए उसके द्वारा उस टाइम पे जो भी काम किए गए होंगे वो सारे काम आपके क्या होंगे? वैलिड होंगे। सारे काम क्या होंगे? वैलिड होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दूसरी चीज, ये जो आपका कंडीशन है, इस कंडीशन में ये जो आकस्मिक जो कंडीशन है, यहां से ये सारी जो कंडीशन है, इसमें आप समझिए कि मृत्यु की, त्याग पत्र की, महाभियोग की और ये जो अन्य कारण है, इस कंडीशन में क्या है कि अगर कार्यकाल के पहले अगर कोई भी चीज ऐसे जो आपका मृत्यु हो जाए, महाभियोग हो जाए, त्याग पत्र या अन्य कारण, इस कंडीशन में वहां पर क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है। उपराष्ट्रपति किस तरह से काम कर सकता है? राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है, लेकिन अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यही आपका आर्टिकल 62 में बताया गया है। ये सारी चीजें आपकी आर्टिकल किसमें? 62 में भी आएंगी, तो आपको ज्यादा वहां पे क्लियर होगा। तो आप यहां से राष्ट्रपति, तो ये अगर मान लीजिए त्याग पत्र देना होगा तो ये उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना देगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। क्लियर है बात यहां से? यानी त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। क्लियर है बात? तो उपराष्ट्रपति किसको सूचना देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। अब यहां से जहां मान के चलिए कि जैसे पद रिक्त हो जाता है, मैंने भी कहा ना कि यहां से पद रिक्त है, तो पद रिक्त होने की कंडीशन क्या है कि अगर पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के स्थान पर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो राष्ट्रपति की जो पावर है, राष्ट्रपति की जो सुविधाएं हैं, वेतन है, भत्ता है, सारी चीजें वो उपराष्ट्रपति को मिलेगी। क्लियर है बात यहां से? अब देखिए यहां से अगर इन केस मान लीजिए उस टाइम उपराष्ट्रपति ना हो, उस टाइम अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो आपका जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, CJI जो आप कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का जो आपका मुख्य न्यायाधीश होगा वो बनेगा कौन सा? राष्ट्रपति। तो बात फिर से यहां से समझिए कि इन केस अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति। मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है,
तो कौन बनेगा आपका सुप्रीम कोर्ट का जो आपका मुख्य न्यायाधीश हो वो बनेगा। तो अभी तक ये केस एक मामले में देखा गया है, एक बार ऐसा केस हुआ है 1969 में। एम हिदायतुल्लाह जो है आपका ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उस टाइम उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। तो ये बीबी गिरी उपराष्ट्रपति पद को छोड़कर राष्ट्रपति चुनाव के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो एम हिदायतुल्लाह उस टाइम पे ये क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो ये जो है राष्ट्रपति बने थे। तो अभी एक बार ऐसा हुआ है। तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है, ये आर्टिकल 56 है। 57 आर्टिकल क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। ये आपको यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो भी बातें नहीं समझ में आएगी लाइव क्लासेस में कर लूंगा, कल उसमें आप चीजों को पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए इसमें आर्टिकल 57 क्या है। 57 ये क्या है कि